हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपसे पर डे नए नए चैप्टर के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 के लिए, ग्लोरियस इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं, बिगनिंग टू 1206 एडी, जिसे आज के टाइम क्या कहा जाता है, सी। एडी सी के बारे में बात करते हैं अभी। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ जो 3 पॉइंट लिखे गए, गोल्डन बर्ड, वर्ल्ड गुरु और वसुदेव कुटुंबकम। ये 3 पॉइंट है जिसके बारे में हम इस पूरे ग्लोरियस इंडिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट हम स्टार्ट करते हैं ग्लोरियस इंडिया। मतलब आज हम मॉडर्न इंडिया को भले ही ग्लोरियस इंडिया ना कहें, किंतु जो एंशिएंट टाइम था हमारे इंडिया का, उसके समय जो इंडिया को कहा जाता था वो काफी ज्यादा ग्लोरियस कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरा इंडिया पूरे वर्ल्ड में गोल्डन बर्ड के नाम से विख्यात था, यानी बहुत फेमस था, और जिससे वर्ल्ड गुरु कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में जहाँ यूनिवर्सिटी या किसी भी गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई थी, वहां पूरे वर्ल्ड के बच्चों को इंडिया अपने माध्यम से उन्हें टीचिंग देता था और अपने यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को एनालाइज करता था, जिसके कारण हम इंडिया को वर्ल्ड गुरु भी कहते थे। और इंडिया को वर्ल्ड गुरु के साथ साथ सबसे बड़ी फैमिली वसुधैव कुटुंबकम की इंडिया की फिलॉसफी रही है, वी ऑल आर फैमिली, जो वसुधैव कुटुंब के नाम से काफी ज्यादा फेमस रही है, और जिसे आज भी मानते हुए हैं वी ऑल आर फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि ये आधुनिक नहीं, बहुत एंशिएंट टाइम की बात है कि हमारे इंडिया की कल्चर, क्योंकि अगर आज भी साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग 1 लाख ईयर से भी ज्यादा की जाए, इंडिया ने कभी किसी के साथ बैटल नहीं किया, क्योंकि हमने शुरू से ही सभी को अपना परिवार माना है। इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और वर्ल्ड गुरु भी कहते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड को हमेशा बहुत कुछ नई नई चीजें सिखाई है, भले वो जीरो की डिस्कवर हो या पाई की डिस्कवर हो, या जितने भी मैथमेटिशियन एक्सपेरिमेंट हुए वो हमारे इंडिया में हुए। और जितना गोल्डन बर्ड का मतलब ये था कि वर्ल्ड में उस समय सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी सी, सबसे ज्यादा हाई लेवल की क्लॉथिंग, ये सारे हमारे इंडिया में होती थी, और जितने ज्यादा स्पाइस वगैरह होते थे वो सब एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से। इसीलिए पूरे वर्ल्ड का जितना भी चीजें होती थी वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होती थी, यानी इंडिया से सामान बाहर जाता था और साथ साथ में इंडिया में गोल्ड आता था। और ज्यादा इंडिया में सिर्फ ज्यादा गोल्ड जमा हो गया, इसलिए फिर इंडिया को क्या कहा जा रहा था, गोल्डन बर्ड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग टू 1206। अब बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग तो हिस्ट्री की बहुत पहले हुई थी, क्योंकि हिस्ट्री की शुरुआत तो हम अभी भी नहीं बता सकते कब शुरुआत हुई थी, बट एज एविडेंस हम माने तो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग होती है बौद्ध और जैन धर्म से। किंतु क्लास 10 के स्पेशल कोर्स पर जाए तो जैन और बौद्ध धर्म हमने क्लास 9 तक पढ़े थे, तो क्लास 10 में हम स्टार्टिंग बिगिनिंग मानते हैं 326 BCE, जिसके समय इंडिया सबसे बड़े अलेक्जेंडर ग्रेट का बैटल हुआ था, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है हिंदी में। और उसने वो जब इंडिया में आया था उस समय इंडिया की कंडीशन और मगध एम्पायर का राइज अप, ये जो चीजें थी वो इंडिया के समय में, इंडिया के टाइम में उस समय काफी ज्यादा अचीवेबल थी। इसलिए जो हम बिगिनिंग की जगह ये हम कहते 326 से, तो शायद क्लास 10 के पर्पज से जो सिलेबस है उसमें यही ज्यादा बताया गया है कि उसमें 326 से स्टार्ट होता है, 1206 AD। अब AD और BC की बात करें तो हमने एक पॉइंट माना था जीरो इंडिकेट करने के लिए, जिसे हम बीच में कहते थे कि बर्थ ऑफ इस्लाम या जीसस कहते थे। उसके जो इस टाइप वाले ईयर थे उसे हम उस समय मानते थे AD, और इस साइड जो एरो थे वो थे BC, यानी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ये हम जब पढ़ते थे, किंतु फिर जब हिस्ट्री और रिसर्च हुई तो पता चला जीरो में जीसस का जन्म या बर्थ नहीं था, इसलिए फिर हमने इसको इंडिकेट करते हुए इसको हमने नाम दिया BCE और इसको नाम दिया हमने CE। C का मतलब होता है कॉमन एरा और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जो इसमें कहीं से भी इंडिकेट नहीं किया गया बिफोर क्राइस्ट या आफ्टर क्राइस्ट, ऐसा नहीं था। ये कभी कुछ लोग इसे एंडोडोमिनी आफ्टर डेथ भी कहते थे, क्योंकि यहाँ बर्थ हुआ इसे आफ्टर डेथ कहते थे, इसलिए इस टाइप को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और आज हम BCE और C के माध्यम से पूरी हिस्ट्री को जानते हैं। और जो भी टाइम आपके आते हैं वो जीरो एज ए इंडिकेट वर्ड है ये हमारे पास, और जीरो से आफ्टर जो आज हम देखते हैं 2020, तो वो भी किस में आता है, CE में आता है। ठीक है, ये लगा आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि C और BC में क्या डिफरेंस होता है। ये स्टार्टिंग से लगाकर हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर 1206 तक। उससे पहले बात करें इस टाइम जोन में हमारा इंडिया किस प्रकार था, इंडिया में क्या क्या चीजें थी, और इंडिया को ग्रेटर इंडिया कैसे कहते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ग्रेटर इंडिया।
बात करते हैं ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया की बात करें तो आज हम जो मॉडर्न इंडिया छोटा सा इतना मानते हैं, बट एंशिएंट टाइम में इतना लॉन्गर जो होता था वो लगभग ग्रेटर इंडिया होता था। तो ग्रेटर इंडिया के माध्यम से समझ सकते हैं इंडिया, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूनान के साथ म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे आइसलैंड थे वो हमारे इंडिया में इंक्लूडेड थे। हम समझ सकते हैं ग्रेटर इंडिया उस समय आगे काफी ज्यादा बड़ा, जिससे आज मॉडर्न हम छोटे से छोटा करते गए, जबकि एंशिएंट टाइम में पूरे पार्ट को आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत कहा जाता था, जो पूरे वर्ल्ड में इसके माध्यम से फेमस था, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो इंडिया के अंडर में थी। तो ये हम समझ सकते हैं कि ग्रेटर इंडिया उसमें कितना ज्यादा बड़ा था और सारी चीजें अचीवेबल थी और सभी से इंडिया से अच्छी अच्छी चीजें एक्सपोर्ट हुआ करती, क्योंकि सारे आइसलैंड है, ये सारा आइसलैंड अपना आप काफी ज्यादा बेस्ट है मिनरल्स के लिए, किसी भी चीजों के लिए जो इनको काफी ज्यादा फेमस बनाता है। ये चीजें हम समझते हैं ग्रेटर इंडिया धीरे धीरे कितना एंशिएंट था और आज हमारे पास केवल छोटा सा इंडिया बचा है, जिसे बहुत सी इसकी हिस्ट्री भी थी जो काफी ज्यादा अलग सी है, उसके बाद में फिर अभी स्टडी करेंगे। बट यह कुछ समझने लायक चीज है कि हमारा ग्रेटर इंडिया किस प्रकार से कितना ग्रेटर था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब वापस आ जाता हमारे इंडिया में। इंडिया ग्रेटर इंडिया था, उसमें कितने चीजें एंशिएंट इंडिया जो हम बात, ये जो मैप जनरेट किया गया वो है लगभग 500 BCE। अब इस टाइम पीरियड में जब इंडिया में बात करें तो उस समय हमारे इंडिया में मेजर जनपद कितने थे, 60 जनपद थे। और 60 जनपद के अकॉर्डिंग जो इंडिया में मैप डिजाइन किया गया है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय मैप बनते थे किंतु किसी को पता नहीं होता, इसलिए इन अकॉर्डिंग आज की कंडीशन में हमने मैप डिजाइन किया ताकि समझ सके कौन सा महाजनपद कहा था। जनपद की बात करें आधुनिक रूप में आप जिला समझते हो, जिसे हमने जनपद का, और एज स्टेट होता है उससे हम महाजनपद भी कह सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते नहीं थे, उसे जनपद और महाजनपद होते थे। इसलिए महाजनपद की बात करें तो लगभग मेजर जनपद आकर पूरे 16 है, जो क्लास 10 की बुक में अच्छे बने हुए भी हैं, आप उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। बट इसमें बात करें अंग, जो आज के टाइम में कहां पर, मुंगेर और भागलपुर, जो कि यहाँ पर बिहार में है, ठीक है। तो वहां पर एंशिएंट का अंग था महाजनपद। उसके बाद काशी है, जिसे आज टाइम में वाराणसी कहते हैं या बनारस कहते हैं, जो यूपी में है, आप समझ सकते हैं। थर्ड था मगध, जिसकी कैपिटल गिरिराज राजगीर है, जो गया पड़ता, जो भी आधुनिक रूप में बिहार ही है, क्योंकि बिहार में अंग मगध ये सब छोटे छोटे उस समय भले डिस्ट्रिक्ट या बड़े स्टेट थे, किंतु आज का हम बिहार मान सकते हैं, बट ये सब उस समय काफी ज्यादा बड़े थे, क्योंकि आधुनिक अगर एंशिएंट है मगध की हम कंपेयर करें तो लगभग वेस्ट बंगाल के साथ साथ सबसे बड़ा जो जनपद था वो हमारे पास मगध था, क्योंकि मगध अपने आप को पावरफुल बनाता गया। तो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा इंडिया उसके मगध के एम्पायर के अंडर में आ चुका था, इसलिए मगध अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल भी था और अपने आप में सक्षम भी था। फिर बात करते हैं वत्स, कौशाम्बी, जिसकी कैपिटल जो आधुनिक रूप में इलाहाबाद है, जो यूपी में है। कौशल, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसे कौशल अयोध्या का भी नाम कहते श्रावस्ती, आप ध्यान रखें कौशल अयोध्या था। फिर बात करें शूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा, और शूरसेन आप समझ सकते हैं यादव डायनेस्टी के कृष्ण बिलोंग करते थे मथुरा से, तो जो हमारे यहाँ पर थे राजस्थान में थी। उसके आगे पांचाल, पांचाल सब जानते हो महाभारत में पांचाल जो द्रौपदी के नाम से विख्यात है, वो कहाँ की थी, पांचाल की थी। आधुनिक वेस्टर्न यूपी है, मतलब जो दिल्ली और हरियाणा के 5 साल पार्ट है, उसे हम उस समय पांचाल कहते थे। नेक्स्ट बात करें कुरु, जो कि महाभारत सबसे फेमस एम्पायर था, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक में मॉडर्न दिल्ली है, जो मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा के नाम जगह आज टाइम में एस्टैब्लिश है। बात करें मत्स्य, कैपिटल विराटनगर, और जो आधुनिक रूप में जयपुर। आज भी आप जाते हैं जयपुर में भी घूमने जाते हैं, वहां पर आज भी विराटनगर या विराट नाम की एक छोटी सी जगह है, जहां पर आज भी आप उनके चीजों का एंशिएंट एविडेंस को वहां पर आप जाके देख सकते हैं। फिर बात करें चेदी, जिससे सच्ची और बंदा नाम था, उसकी मॉडर्न में आज है नाम बुंदेलखंड, जो वो भी यूपी में ही है। फिर अवंती, जिसकी कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती। माहिष्मती सभी लोग जानते भी होंगे माहिष्मती क्यों फेमस थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम में उस पर मूवी बनी थी जिसने माहिष्मती को काफी ज्यादा फेमस भी कर लिया। तो उज्जैन है, जहाँ महाकालेश्वर का महान शिवलिंग भी बना हुआ है, तो वो आधुनिक रूप में मध्य प्रदेश और मालवा मॉडर्न टाइम में है। फिर गांधार,
तक्षशिला और रावलपिंडी, क्योंकि गांधार है और तक्षशिला सभी लोग जानते होंगे कि एंशिएंट टाइम का सबसे बड़ा गुरुकुल तक्षशिला होता था, जिसके महान आचार्य चाणक्य सभी लोग उससे विदित है। कंबोज जिसकी पूछा थी और जिसकी आधुनिक रूप में जो कश्मीर है वो उससे पहले कंबोज के नाम से जाना जाता था। फिर अस्मक, ये साउथ इंडिया का स्पेशली है जो ओनली फॉर साउथ इंडिया में था। बाकी जितने भी है महाजनपद वो सारे सारे कहाँ पर आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में। ये अकेला ऐसा जनपद था जो साउथ इंडिया में बिलोंग भी करता। आपको ध्यान रखना, अगर 1 वर्ड का भी क्वेश्चन बनता भी है कि विच महाजनपद बिलोंग टू साउथ इंडिया, दैट इज कॉल्ड अस्मक। फिर बात करें वज्जी, वज्जी क्या बोलते हैं, वैशाली, और जो वैशाली आज नेपाल और यूपी के उस पार्ट में जहाँ नेपाली बॉर्डर चलती है तो उसमें वैशाली को कहा जाता था। फिर मल लास्ट जिसके कुशीनगर है, और जो डोरिया एंड यूपी में ये बना हुआ है, यानी यूपी और बिहार की बॉर्डर पर है जो मल्ल महाजनपद है। ये जनपद है और उनका मैप जो आपको बुक में अच्छे से बना हुआ आप एस्टैब्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनमें से लगभग 1 वर्ड के क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सा जनपद कहाँ पर बिलोंग करता है। आप समझ, आपके लिए लर्निंग है क्योंकि आपको टेबल मोस्टली लर्न करनी होगी ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सके। तो ये टेबल क्लास 6 या 7 में पढ़ाई जाती है, जो क्लास 10 का आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लर्न भी हो जाते हैं, सो दैट आप लर्न करें। उसके बाद बात करें मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक है स्पेशली क्लास 10 में इंक्लूड किया गया राजस्थान के पर्पस से, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में राजस्थान के कोर्सेज थोड़े से ऐड किए जाते हैं। तो राजस्थान में बात करें तो मेजर जनपद है फर्स्ट जंगल, मत्स्य, शूरसेन एंड सिविक। अब इसमें से 2 की तो बात कर चुके हैं, मत्स्य और शूरसेन, फिर भी समझ लें। इससे भी अलावा 2 और थे, योद्धे था जिसमें आज मॉडर्न टाइम में गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें योद्धे जनपद भी था। अब ये ध्यान, ये सारे जनपद है और हमने पहले जो टेबल देखी थी वो सब महाजनपद की थी। तो जब जनपद महाजनपद में डिफरेंस ये होता है, जनपद आप मान सकते हैं छोटा और महाजनपद मान सकते हैं छोटे छोटे जनपद का ग्रुप। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जनपद जब आपस में मिक्सअप हो गए अपने आप को ब्रॉड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड महाजनपद। फिर बात करते हैं जंगल, जो आधुनिक रूप में बीकानेर, जोधपुर एंड नागौर, यानी कि आज इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इन 3 स्टेट में। इसकी कैपिटल ऑल किंग कॉल्ड जांगलधर किंग या जय जांगलधर, यानी हर एक राजा हमारे अपने नाम के आगे कुछ स्पेशल लगाने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपने आप क्या कहला देते हैं, जय जांगलधर, जिसका एविडेंस आज मेवाड़ में भी कहा जाता है जय मेवाड़, यानी हर एक को अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता था। सो दैट नेक्स्ट बात करें मत्स्य की, तो प्रेजेंट जयपुर, अलवर एंड भरतपुर, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर और जिससे आधुनिक में विराट कहा जाता है, और ये कहां पर है, जयपुर में। एवरीवन नो दैट, हमने मत्स्य भी रिसेंटली मैप में देखा था। नेक्स्ट सुरसेन, मॉडर्न ब्रज रीजन, भरतपुर, धौलपुर एंड सम पार्ट ऑफ यूपी। अब यूपी में मथुरा, आज भले यूपी में बट एंशिएंट है वो पूरा क्या कहलाता था, ब्रज रीजन। सो दैट एवरीवन नो दैट सुरसेन इज कॉल्ड ब्रज रीजन, और सुरसेन सभी लोग already know that Lord Krishna belonged to Sursen Janpad and Yadu dynasty. The Lord Krishna Yadu dynasty belonged to Sursen Janpad. Next, शिवी, मॉडर्न मेवाड़ टू पाकिस्तान एंड मंदसौर एमपी। अब ये जो शिवी जनपद है उसके बारे में अगर डिस्क्राइब कर ले तो शिवी एंशिएंट में भले पाकिस्तान में था, फिर मेवाड़ शिफ्ट हुआ, फिर अपने आप को डेवलपमेंट करते हुए मंदसौर एमपी तक, यानी कि जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, सॉरी साउथ राजस्थान वाला पार्ट है, उसमें लगभग हर एक पार्ट में अभी भी इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं। इसीलिए सिवी जनपद को हमने मेवाड़ टू पाकिस्तान एंड मंदसौर, यानी इतने ब्रॉडली कि इसके अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अपने आप को ये डिफरेंसेस शो करता है, इसलिए हम सिवी को इन जगह पर पढ़ सकते हैं। सो दैट कैपिटल शिवपुर, तो ये आपको राजस्थान जनपद है। इसमें भी बोर्ड के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, लगभग 2 या 3 ईयर बिफोर ऑलरेडी asked question before according to board, so that learn it and remember it. नेक्स्ट जनपद वापस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ, जिसमें ये यहाँ पर था मत्स्य जनपद, दैट इज कॉल्ड सुरसेन, दोनों राजस्थान जनपद है। उसके अलावा हमने बात की थी शिवी, जो कि इस पूरे पार्ट में जो कौन सा था वो सिवी था। और नेक्स्ट बात कर हमने कौन सा पढ़ा था, जांगल, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट था वो कौन सा था, जांगल पार्ट था। यानी आप समझ सकते हैं, वापस देख लीजिए यहाँ पे मगध, अंक, भज्जी, काशी, मल, कौशल, पांचाल, कुरु, कंबोज, गांधार, अवंती,
क्षत्रि एंड अस्मक, ये सारे जो मेजर है वो आप सारे समझ सकते हैं कि मेजर इंडिया के जो जनपद थे वो काफी ज्यादा फेमस भी था अपने आप को। भले अगर मगध यहाँ पे था तो मगध का जो राइज अप होता है वो स्पेशली इन सभी पार्ट को ब्रेक करने के बाद होता है, क्योंकि सभी को पता है एवरीवन नो दैट मगध किंगडम मगध एम्पायर किस प्रकार का पावरफुल एम्पायर था जो स्टार्टिंग में अगर बात करें अब 16th में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस समय की हिस्ट्री भी आप समझ लीजिए कि उस समय हमारे इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या चेंजेस हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये 600 BC का है बट 326 BCE आते आते हमने पूरे वर्ल्ड में एक चेंजेस देखा था कि एक यहाँ से डिस्टेंस कंट्री जहां पर आज अलेक्जेंडर द ग्रेट बिलोंग करते थे और वहां से उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाते पूरे वर्ल्ड वॉन करने का ड्रीम देखा और वो वर्ल्ड वॉन कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है उस टाइम जो कि एज ए गोल्डन वर्ल्ड जाना जाता है। उसके बारे में कल्चर उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में इतना एनालिसिस किया था कि वहां पर हर व्यक्ति है जो अपने आप में एवरीवन इज परफेक्ट, वो अपने आप में सभी चीजों में बेस्ट है। इसलिए उसने इंडिया के लोगों को जानने के लिए और साथ साथ इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, बाहर से आके इस जगह यहाँ पे बैटल किया था। जहां पर एक गांधार है वहां के उस समय एक किंग थे जिन्होंने यहाँ से बैटल करके रोका था और यहाँ पे रिवर फ्लो कर दी है। ये सारे रिवर ही है यहाँ पर मिथिला आप देख सकते हैं। जो ये रिवर है वो है इंडस रिवर है और यहाँ पर झेलम व्यास सतलज ये सारी यहाँ पर रिवर फ्लो करती है। इस रिवर तक आते आते उसको यहाँ पे लग गया कि इंडिया में कुछ जाना है, यहाँ पे स्ट्रगल ज्यादा होगा। यहाँ पे किंग थे जिन्होंने उसके साथ बैटल किया और उतना तेज बैटल था कि उसको पता चल गया कि इंडिया के अगर एक छोटे से जनपद का किंग भी इतना पावरफुल है तो मगध जब एम्पायर अपने आप में बड़ा था उसकी वो कितना पावरफुल रहा होगा। इसलिए जो सिकंदर का प्लान था वो यहाँ से वापस क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और वापस अपने वो भी डेथ की उसकी वापस इंडिया से फिरता जाता है। वो सोचता है यहाँ नहीं आऊँ, यहाँ से कुछ ना कुछ लूटपाट करते चला जाऊँ, बट यहाँ से आता है यहाँ पर कुछ खुद अपने दो पार्ट कर लेता है तो कुछ आर्मी वापस रिटर्न में हो जाती है और यहाँ से जाता है। यहाँ पर कुछ जनजाति लोग होते हैं वो उसको वहीं पे फिनिश कर लेता है। अलेक्जेंडर की डेथ काफी ज्यादा शॉकफुल होती है क्योंकि जहाँ वो ड्रीम वर्ल्ड वॉन करने देखा था बट सडनली वो अपने वापस कंट्री में अलाइव नहीं जा पाया था। ये अलेक्जेंडर की हिस्ट्री है। तो उसी के समय यहाँ पे स्टार्टिंग होती है मगध डायनेस्टी, जहाँ पर उस समय राजस्थान बिलोंग करती थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी थी जो उस समय अपना पावरफुल थे और यहाँ पर एक किंग था घनानंद। घनानंद जो लास्ट नंद किंग का सबसे लास्ट किंग था और उसको हराने के लिए एक तक्षशिला गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला और यहाँ के चाणक्य आचार्य थे चाणक्य जिन्होंने यहाँ से स्ट्रगल अपना शुरू किया और यहाँ पर आए थे कि मगध से हेल्प ले सके बट मगध ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। मगध डिसअपॉइंटेड हिम एंड देन रिटर्न बैक। मगध चाणक्य स्टार्ट विद ए न्यू चाइल्ड दिस नेम है चंद्रगुप्त मौर्य एंड स्टार्ट न्यू ड्रीम ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड ग्रेटर इंडिया। जिन्होंने पूरे इंडिया का एक नया ड्रीम सोचा और पूरे इंडिया को जो अभी भी इन छोटे छोटे जनपद में डिस्क्राइब था आप देख लिया होगा अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था बट चाणक्य ने आने के बाद उसको क्या किया पूरे इंडिया को यूनाइटेड किया। जो सबसे पहले ड्रीम देखने का उन्होंने ये कोशिश की थी। उसके बारे में वापस नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी हमारे पास में मौर्य डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी बारे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। उससे पहले यानी लगभग आपको ये मेजर जनपद एंड मेजर जनपद ऑफ राजस्थान ये आपको लगभग टॉपिक समझ में आ चुका होगा। और फिर हमारे नए कॉलम में थिंक बिग कॉलम जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तो द साइज ऑफ योर प्रॉब्लम इज नथिंग कंपेयर्ड विद योर एबिलिटी टू सॉल्व देम। यानी आपके पास अगर प्रॉब्लम ज्यादा भी है तो आप अपने आप को कमजोर नहीं माने, उससे फेस करें क्योंकि आप में वो एबिलिटी है। क्योंकि प्रॉब्लम हर व्यक्ति लाइफ में तभी आती है जब वो उसे फेस कर सकता है और जो फेस नहीं कर सकता उसकी लाइफ में श्योर सी बात है कि प्रॉब्लम आती भी नहीं। इसलिए द साइज ऑफ ए प्रॉब्लम इज नथिंग कंपेयर्ड विद योर एबिलिटी टू सॉल्व। इसलिए अपनी एबिलिटी को हमेशा बढ़ाएं कि आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने
डोंट ओवर एस्टिमेट योर प्रॉब्लम एंड अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आपको प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो उसे आपको ओवर एस्टिमेट नहीं होना है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज हैपन लाइफ इन लाइफ, बट यू थिंक फर्स्ट हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो दैट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। उसी का प्रॉब्लम देखकर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए आप हमेशा अपने आप को नई नई चीजें ऐड करते जाएं, क्योंकि आप जितना कम सोचेंगे उतनी ज्यादा, प्रॉब्लम को ज्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। प्रॉब्लम को इग्नोर कर दीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। थिंक योरसेल्फ। थैंक यू एंड वेलकम।